नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी जीडी की परीक्षा में 6 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ मिले थे, यानी एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह योजना के नाम से जानी जाती है। तो यह जो संयुक्त प्रस्ताव था, इसे किस योजना के नाम से जानते हैं? तो इसे बॉम्बे योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बॉम्बे योजना के नाम से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 2, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त हो जाती है? तो जो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर जो गैस मुक्त होती है, वो कौन सी गैस होती है? तो कोई भी चीज हम जलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी रहेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पर ये गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 3, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है? मेजबान पूछ रहा है। कौन कौन से पूछ रहा है? ये मेजबान को पूछ रहा है और एक विजेता को पूछ रहा है। मेजबान और विजेता कौन कौन रहे थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के संस्करण में मेजबान और विजेता जो राज्य रहे वो क्रमशः असम और महाराष्ट्र हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स? असम और महाराष्ट्र। तो यहां पर हमारा सेकंड ना होकर थर्ड हो जाएगा। मेजबान और विजेता की बात कर रहा है, तो यहां पर असम और महाराष्ट्र थर्ड ऑप्शन राइट जवाब है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 4, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो जानकी प्रसाद जो हैं, इनका संबंध कथक के किस घराने से है? तो ये बनारस घराने से है। किस घराने से है फ्रेंड्स? बनारस घराने से। बनारस घराने से हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 6, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियासती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तु प्रदान करना है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियासती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तु प्रदान करता है। कौन सा कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है, यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सी होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रियासती मूल्यों पर क्या दिया जाता है? आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सरकार के संसदीय रूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के संसदीय रूप को किस मॉडल के रूप में जानेंगे? तो सरकार के संसदीय स्वरूप को हम वेस्टमिनिस्टर, किसके? वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? वेस्टमिनिस्टर। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन राइट है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 8, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं, यानी चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले समूह को क्या कहेंगे? राजनीतिक दल ही तो कहा जाता है उन्हें, राजनीतिक दल। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 9, प्रश्न 9 है, किसके अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था?
किसके अंतर्गत सर्वेक्षण शुरू किया गया था? आवासन आवासन और शहरी कार्य क्रम मंत्रालय द्वारा। तो ये जो सर्वेक्षण शुरू किया गया था अमृत 2.0 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय पेय जल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। कौन सा? जल सर्वेक्षण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 10, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, कुमारगुप्त। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कुमारगुप्त, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स युग्म सम्मिलित की बात करें तो 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग नहीं, 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची नहीं, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित नहीं है कि 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन, तो ये लंदन में नहीं हुए थे, तो ये बिल्कुल युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग में हुए थे, ये सही है। 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची, ये भी सही है। और शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, ये सही है, ये यहाँ पर हुए थे। लेकिन 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल ये लंदन में नहीं हुआ था। आपका अगला प्रश्न 12, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो खाद्य गाइड की जो पिरामिड का शीर्ष होता है, मतलब पहले नंबर पर क्या आएगा? तो पहले नंबर पर जो पिरामिड का शीर्ष होता है जिसमें तालिका सी बनी आती है एक, उसमें पूरा ब्यौरा दिया जाता है फेंट वेंट का, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा जाता है? तो उसमें बसा और शर्करा पहले नंबर पर ही लिखा आता है उसमें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, बसा और शर्करा। आपका अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? तो दिल्ली सरकार द्वारा किसे परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था? तो शोभन नारायण को। किसे? शोभना नारायण को दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 14, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो मैडम सर जो पुस्तक है ये किस आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो मंजरी रोहर की। किसकी है? मंजरी रोहर की ये कहानी है। कौन सी पुस्तक? मैडम सर। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 क्या आता है? किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं? तो किस सेक्टर के लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उन्हें तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? तो किस सेक्टर के लोग होते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो लोग होते हैं द्वितीयक सेक्टर के लोग, द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में कोई भी हमारी वस्तु बनेगी तो प्राथमिक क्षेत्र जहां से निकल रही है और द्वितीयक क्षेत्र जहां तैयार हो रही है। तो यहां हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 16, ऋण एक किसका निर्माण करते हैं? तो ऋण जो करेंगे किस चीज का निर्माण करेंगे? क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? देयता का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 17, गणगौर महोत्सव। गणगौर जो महोत्सव है ये किस देवी के सम्मान में अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो गणगौर महोत्सव
किस देवी के उसमें मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम बात करें गणगौर उत्सव की, तो ये पार्वती, किसके? गौरा पार्वती, पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 18, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं? तो लक्षद्वीप भारत के प्रशासक कौन है? तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार ही बताने हैं। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो थे हमारे प्रफुल्ल पटेल थे, लेकिन इस टाइम मुझे जानकारी नहीं है कौन हो सकते हैं, या चेंज हो गए नहीं हुए। तो नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रफुल्ल पटेल, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 19, कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय जलधारा बहती है? तो ये 2 जलधारा बहती हैं, एक है अल नीनो, एक है एल नीनो। तो अल नीनो ये ठंडी है, एल नीनो ये गर्म है। तो एल नीनो जो है हर 2 से 5 साल में आती है। तो किस तट पर बहती है? ये जो बहती है पेरू तट पर बहती है। किस तट पर? पेरू तट पर 2 से 5 साल में आती है। पेरू तट पर तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है, यानी ठंडी के स्थान पर 2 से 5 साल में गर्म हवा बहने लगती है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 20, कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के लिए कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो तर्क था ये प्रशासनिक सुविधा का तर्क था, क्योंकि हम बंगाल को अलग कर देंगे यानी हम पर प्रशासन नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर सुधार होगा प्रशासन का, तो हम अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो बंगाल को अलग कर दिया उन्होंने, अच्छा कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट जवाब हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार का तर्क दिया था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।